दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन, उनके भाषण का एक एक शब्द मानो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम कर रहा था। जी हाँ, चाहे प्रधानमंत्री का भाषण, चाहे वो वंशवाद पर हो, चाहे वो परिवारवाद पर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार पर हो, चाहे वो महिला उत्पीड़न हो, उनके भाषण का एक एक शब्द भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करने का काम कर रहा था। एक एक करके आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपने स्क्रीन पर देखिए कि राहुल गांधी जो विपक्षी नेता हैं, राहुल गांधी लाल किले के प्राचीर में पहुंच रहे हैं। उनको आगे की सीट ना देकर उनको पीछे की सीट दी जाती है, जहां पर देश के खिलाड़ी बैठे होते हैं। देश के विपक्षी नेता राहुल गांधी जो कि 233 सांसदों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको आगे की सीट पर जगह ना देते हुए उनको पीछे की सीट दी जाती है। और दोस्तों इतना ही नहीं, देश की गोदी मीडिया इंडिया टीवी का एंकर ये किस तरीके से राहुल गांधी पर तंज कस रहा है। इसका कहना है कि चलो राहुल गांधी आज लाल किले के प्राचीर तक तो पहुंच गए, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने से चूक गए हैं। देखिए सबसे पहले कितनी घटिया तरीके से ये एंकर, गोदी एंकर किस तरीके से राहुल गांधी पर तंज कसता है आपकी स्क्रीन पर। संदेश वैसे राहुल गांधी की हम लोग तस्वीर देख रहे थे। अभी तक वो एमपी होते थे तो सामने बैठते थे, मतलब नीचे कुर्सियों पर। अब एलओपी हो गए तो अब लाल किले पर जगह मिली है। अब आज उनको लग रहा होगा कि चलो यहां तक तो मैं आया। और एक बात बता दूं दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के प्रति संबोधन चल रहा था, देश के नाम संबोधन चल रहा था, तो उस समय मानो एक टूल किट गैंग एक्टिव हो जाता है। जी हाँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से वंशवाद पर या परिवारवाद पर एक एक करके हमला कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, तो पूरी तरीके से कैमरा राहुल गांधी के ऊपर कर दिया जाता है। जब बात वंशवाद की हो रही है, जब बात परिवारवाद की चल रही है, तो उस समय पूरी तरीके से कैमरा राहुल गांधी के ऊपर कर दिया जाता है। और ऐसा एक बार नहीं किया जाता है, ऐसा दो दो बार किया जाता है। आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री के संबोधन पर पूरी तरीके से कैमरा राहुल गांधी के ऊपर किया जाता है और प्रधानमंत्री एक एक करके वो वंशवाद पर और परिवारवाद पे आक्रमण करते हैं। आपके स्क्रीन पर उनका ये वीडियो, उनका ये संबोधन। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। माफ़ करिएगा प्रधानमंत्री जी, जब आप परिवारवाद या वंशवाद की राजनीति करते हैं या उस पर बात करते हैं तो आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि परिवारवाद या वंशवाद की ढेरों मिसालें आपकी पार्टी में भरे पड़े हुए हैं, ढेरों चेहरे हैं। एक एक करके मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहले आप देखिए चिराग पासवान, जो आपके एनडीए घटक के जो नेता हैं, आपके गठबंधन के नेता हैं, चिराग पासवान, अनुराग ठाकुर जो है, बांसुरी स्वराज, जितिन प्रसाद, पंकज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा, ऐसी ढेरों मिसालें हैं, ढेरों फहरिस्त है जो भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद या वंशवाद के राजनीति को पूरी तरीके से उजागर करते हैं। ऐसे ढेरों मिसालें हैं। और प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं कि नहीं, परिवारवाद वंशवाद पूरी तरीके से देश के लिए हानिकारक है। सबसे पहले सवाल है मेरा कि आप सबसे पहले ऐसे चेहरों को पार्टी से बाहर करिए, तब आपको ये कहना माना जाएगा कि नहीं, आप परिवारवाद या वंशवाद की राजनीति नहीं चाहते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित कर रहे थे तो अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रष्टाचार पर महिमा मंडन करते हैं, वो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन करते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं लाल किले के प्राचीर से। तो सबसे पहले देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार के ऊपर तगड़ा हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो, जो कि आपके स्क्रीन पर भ्रष्टाचार को लेकर था। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है, वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं, ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है
उस परंपरा को मुझे रोकना है। दोस्तों, ये कुछ चेहरे जो आपके स्क्रीन पर एक एक करके, सबसे पहले अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, इनके ऊपर तगड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। भारतीय जनता पार्टी खुद इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोपी कहकर जो है कहती थी। अजीत पवार को 70,000 करोड़ का घोटाला दिखाती थी। और आज ये चेहरे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और इनको एक से बढ़कर एक पद दे दिया गया है। अब इनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई इल्ज़ाम नहीं है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम पूरी तरीके से छूमंतर हो गया है। और प्रधानमंत्री जी, आप भ्रष्टाचार को लेकर देश पर तंज कसते हैं। आप इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि प्रधानमंत्री के संबोधन का एक एक शब्द खुद भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करता है। आपका ये जो भ्रष्टाचार की ये बातें हैं, ये चेहरे जो खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और ये पूरी तरीके से इनको एक से बढ़कर एक पद दे दिया जाता है। इनके भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया जाता है, यानी इनका भ्रष्टाचार पूरी तरीके से छूमंतर हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है दोस्तों, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 2014 से लेकर अब तक लगभग 25 ऐसे चेहरे हैं जिन पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा था। और 25 चेहरों में से 23 लोग, यानी 25 लोगों में से 23 लोग भारतीय जनता पार्टी में या तो शामिल हो जाते हैं या तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने लगते हैं। और परिणाम क्या होता है? परिणाम इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर पूरी तरीके से इनके भ्रष्टाचार खत्म कर दिए जाते हैं और इनको एक से बढ़कर एक पद दे दिया जाता है। अजीत पवार का नाम आप जानते हैं ना। अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला के आरोप में इनको दोषी पाया गया था। इन पर आरोप लगे थे। खुद प्रधानमंत्री या गृह मंत्री खुद कहते थे चक्की पीसिंग अजीत पवार को लेकर। परिणाम क्या हुआ? वो उनका समर्थन करते हैं और उनको महाराष्ट्र में वित्त मंत्रालय का पद दे दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपका संबोधन का एक एक शब्द पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरीके से हिंडनबर्ग का वो रिपोर्ट, जो पूरी तरीके से उसकी रिपोर्ट में सेबी खुद आरोपों में घिरी हुई है। उसके ऊपर खुद आरोप लगा है कि नहीं, वो घोटालों को उजागर नहीं कर रही है। उसके ऊपर खुद घोटाले का आरोप लगा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी के ऊपर खुद घोटाले का आरोप लगा है। ऐसे महान भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री जी के संबोधन में वो कहते हैं कि नहीं, विपक्ष पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को महिमा मंडन करते हैं। जब सेबी खुद जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है और विपक्ष पूरी तरीके से जेपीसी की मांग कर रहा है कि नहीं, इसको जो है जेपीसी की द्वारा इसकी जांच करवाई जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ये कहकर निकल जाती है कि नहीं, ये रिपोर्ट पूरी तरीके से विदेशी है, इसको हम जेपीसी की द्वारा जांच नहीं करवा सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते हैं या भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं? और जब उनका संबोधन चला था तो पूरी तरीके से कैमरा जो है राहुल गांधी के ऊपर कर दिया जाता है। आखिर ये कौन लोग हैं जो कैमरा कंट्रोल कर रहे थे? वही जो अमित मालवीय गैंग के गुर्गे हैं, जो दो रुपल्ली वाले ट्रोलर्स होते हैं, पूरी तरीके से जो ट्रोल करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ट्रोल करते हैं। वो चाहे राहुल गांधी को ट्रोल करते हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ट्रोल करते हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं को ट्रोल करते हैं, वही अमित मालवीय वाले दो रुपल्ली वाले गैंग हैं। इस तरीके का हमला राहुल गांधी पर होता है कि नहीं, जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो पूरी तरीके से कैमरा राहुल गांधी के ऊपर कर दिया जाता है। कितनी शर्मनाक है। प्रधानमंत्री ने इस महान मौके पर भी बिना नाम लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर तंज कसते हैं, उन पर हमला करते हैं। वो कहते हैं कि आज़ादी के बाद से देश पूरी तरीके से मायूसी में था। प्रधानमंत्री कहते हैं देश में माई बाप वाला कल्चर पूरी तरीके से था। इस तरीके का संबोधन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में करते हैं। वो बिना नाम लिए जवाहरलाल नेहरू पर जो है हमला करते हैं। देखिए सबसे पहले ये वीडियो। दुर्भाग्य से हमारे देश में आजादी तो मिली, लेकिन लोगों को एक प्रकार से माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। सरकार के पास मांगते रहो, सरकार के पास हाथ फैलाते रहो, किसी की सिफारिश के लिए रास्ते खोजते रहो, वही कल्चर डेवलप हुआ था। आज हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार खुद लाभार्थी हितार्थी के पास जाती है। आज सरकार खुद उसके घर गैस का चूल्हा पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुंचाती है। आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकास के नए आयामों को सर करने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। आज सरकार खुद
नौजवान के स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेकविध कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री जी, तमाम कोशिशों के बाद भी आज भारत में लोकतंत्र जिंदा है। आप अपने पड़ोसी राज्यों की बात कर लीजिए, सबसे पहले आप पड़ोसी देशों की बात कर लीजिए। अगर देखें तो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, तमाम देशों में आज लोकतंत्र नाम मात्र की जिंदा है, या नाम मात्र लोकतंत्र है ही नहीं। लेकिन फिर भी आज 70 वर्षों के बाद, यानी 75 वर्षों के बाद, आज़ादी के बाद, आज भारत में लोकतंत्र जिंदा है। आज भारत में लोकतंत्र जिंदा है पूरी तरीके से, और इसका पूरा श्रेय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है। क्योंकि हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू के बाद मंत्री बनने के बाद पूरी तरीके से एक वैज्ञानिक सोच डेवलपमेंट हुई, जिसकी वजह से आज हमारे देश में भाभा एटॉमिक रिसर्च, एम्स, IIM, इसरो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, IIT, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, ये तमाम संस्थाएं हमारे देश में लगाई गई तब जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की जिम्मा संभाला था। उस समय देश में मायूसी नहीं थी, उस समय देश में एक ललक थी, देश को आज़ादी मिली थी, बड़े संघर्षों के बाद आज़ादी मिली थी। और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आज़ादी के बाद देश पूरी तरीके से मायूस था, माई बाप वाला कल्चर था। प्रधानमंत्री जी, आपका एक एक शब्द पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उजागर कर रहा है। हमारे देश में बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, ऐसा नहीं कि आपके आने के बाद पूरी तरीके से देश बदल गया। देश पूरी तरीके से तब बदला जब देश में आज़ादी मिली और देश की बागडोर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों में चली गई। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कहते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर वो कहते हैं, दुर्भाग्य से हमारे देश में आज़ादी के बाद लोगों को एक प्रकार के माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा। सरकार से मांगते रहो, सरकार के सामने हाथ फैलाते रहो, लेकिन हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला। आज सरकार खुद लाभार्थी के पास जाती है, आज सरकार खुद उसके घर तक गैस का चूल्हा, पानी, बिजली और आर्थिक मदद पहुंचाती है। आज सरकार खुद नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट के लिए अनेक कदम उठा रही है। ऐसा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये इस प्रकार की सेवाएं प्रधानमंत्री जी आपके बनने के बाद, यानी 2014 से पहले भी दी जा रही थी। लोगों को पानी, बिजली, स्वास्थ्य सुविधा सब कुछ मुहैया किया जा रहा था। ऐसा आपने क्या किया कि जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई थी, या जो पूर्ववर्ती सरकारें नहीं कर पाई थी, आपने ऐसा क्या किया 2014 के बाद जो आप ये बता सके कि नहीं, ऐसा ये सुविधा जो है पहले पूर्ववर्ती सरकारों में जनता को नहीं मिलता था? आप बताइए। दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में हमारे देश के सैनिकों की शहादत पर एक शब्द नहीं बोल पाए। आज भी अखबार के पहले पन्ने पर यह खबर है, कैप्टन दीपक सिंह जम्मू में शहीद हो गए। लगातार हमारे देश में सैनिक शहीद हो रहे हैं, लेकिन उनकी शहादत पर एक शब्द प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में नहीं बोल पा रहे हैं। इस तरीके की, और ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि आज हमारे देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी आपके स्क्रीन पर? प्रधानमंत्री कहते हैं कि कभी आतंकवादी हमारे देश में आकर हमें मार कर चले जाते थे, अब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है। इससे नौजवानों का सीना गर्व से भर जाता है। तो प्रधानमंत्री जी, आपसे सवाल है कि क्या आप जो आए दिन ये पर डे एक एक करके, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आए दिन हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पे, यानी सीमा पे शहीद होते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि आज की सेना हमारी जो है एयर स्ट्राइक करती है या सर्जिकल स्ट्राइक करती है। कितनी दुख की बात है दोस्तों कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक शब्द भी हमारे देश के सैनिकों पर नहीं बोल पाते हैं। और इनका जवाब किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा देते हैं आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं, पवन खेड़ा कहते हैं कि यह साहब कितने साल इस पद पर रहें, इनका कद बढ़ ही नहीं सकता। न इनके वैचारिक पूर्वजों को स्वतंत्रता दिवस से कोई मतलब था, न इनके मन में आज के दिन की पवित्रता की समझ है। हाँ, संसद में हुआ हमला दुखदाई था। हाँ, कंधार विमान अपहरण ने देश को दहला दिया था, लेकिन स्वर्गीय वाजपेयी जी के खिलाफ बोलने का यह भी कोई मौका है। आगे लिखते हैं, वाजपेयी जी ने कम से कम पठानकोट हमले के बाद ISI को निरीक्षण के लिए तो नहीं बुलाया था, ISI को क्लीन चिट तो नहीं दी थी। तो इस तरीके का जो है जवाब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा देते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में ये कहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों में लोगों को छोटी छोटी गलतियों पर जेल भेज दिया जाता है। उनका कहना है कि आज हमने उन कानूनों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। अब लोगों को छोटी छोटी गलतियों पर जेल नहीं जाना पड़ता है, जैसा कि पहले जाना पड़ता था।
तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो आपके स्क्रीन पर। देशवासियों के लिए 1,500 से ज्यादा कानूनों को खत्म कर दिया ताकि कानूनों की जंजाल के अंदर देशवासियों को फंसना न पड़े। हमने छोटी छोटी गलतियों के कारण ऐसे कानून बने थे उनको जेल में अंदर धकेल दिया जाए। हमने उन छोटे छोटे कारणों से जेल जाने के जो परंपराएं थी उन सारे कानूनों को नष्ट कर दिया और उसको कानूनों को जेल भेजने के प्रावधान को व्यवस्था से बाहर कर दिया है। दोस्तों कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। उमर खालिद देश का युवा पिछले लगभग 2.5 सालों से सलाखों के पीछे हैं, यानी जेल में हैं। आज तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जेल में हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जेल से अभी छूटे हैं। मनीष सिसोदिया अभी जेल से छूटे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगभग 6 महीने बंद रखा गया। और प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं कि नहीं जो है हमने छोटी छोटी गलतियों को ख़त्म कर दिया है, ऐसे कानून को ख़त्म कर दिए हैं, आप लोगों को छोटी छोटी गलतियों पर जेल नहीं जाना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहता हूं कि आपका एक एक शब्द पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करता है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश की महिलाएं देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनका नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने देश की महिलाओं पर उत्पीड़न जिस तरीके से हो रहे हैं उस पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये तब अच्छा लगता है जब देश के संस्कारी पार्टी से संस्कारी लोग महिलाओं के प्रति पूरी तरीके से आदरपूर्वक उनका मान सम्मान करते हैं। महिलाओं का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती, तब देश के प्रधानमंत्री का संबोधन इस तरीके से अच्छा लगता। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। एक एक करके आपके स्क्रीन पर सबसे पहले उन्नाव के पूर्व विधायक यानी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जिस तरीके से उस बच्ची के साथ उत्पीड़न और उसके पूरे परिवार को लगभग तहस नहस कर दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे माननीय की उपाधि दिए थे कुलदीप सिंह सेंगर को। आज वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से हमारे देश की पहलवान बेटियां जद्दोजहद कर रही थी, आखिर कारण क्या था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप था और दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से जस्टिफाई भी कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का मान सम्मान किस तरीके से बढ़ाया कि उसको टिकट ना देकर उसके बेटे को टिकट दिया गया। यानी करण भूषण सिंह को कैसरगंज से लोकसभा का टिकट दिया गया और आज वो सांसद है। आज भी हमारे देश की पहलवान बेटियां न्याय नहीं पा सकी। ये कितनी जद्दोजहद है दोस्तों। प्रज्वल रेवन्ना एचडी देवगौड़ा का पौत्र पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। लगभग उसकी हजारों वीडियो यौन हिंसा के प्रति जो है हजारों वीडियो, यहाँ तक कि उसके मकानों में जो महिलाएं काम करती थी उसके साथ भी बलात्कार जैसे जघन्य अपराध प्रज्वल रेवन्ना के साथ किया था, प्रज्वल रेवन्ना ने किया था। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि आज हमारे देश में महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ये छोछली बातें, ये लच्छेदार बातें अच्छी लगती है, लेकिन अगर धरती पे यानी पूरी तरीके से इसको खंगाला जाए, इससे उलट पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी का जाता है। नहीं आपको यकीन होता है तो आप देखिए किस तरीके से कर्नाटक को प्रज्वल रेवन्ना
जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके चुनाव प्रचार में जाकर उसे वोट दिलाने की अपील की थी। आप देखिए कि प्रज्वल रेवन्ना के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दुर्दांत अपराधी प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में समर्थन मांगा था, लोगों का समर्थन वोट देने की अपील की थी। आप देखिए प्रधानमंत्री का वो वीडियो आपके स्क्रीन पर। लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। तो दोस्तों इस तरीके की बात जो है हमारे देश में चल रही है। हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से लच्छेदार बातें करते हैं, लोगों को लुभाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज देश की जनता पूरी तरीके से जाग चुकी है और एक एक करके जो है लोगों को एक्सपोज करने का काम कर रही है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आज जनता पूरी तरीके से होशियार है और हमारा काम है दोस्तों कि हम कोई भी पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर वो लच्छेदार बातें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम एक एक करके उसके बातों को एक्सपोज करें और देश में किस तरीके से उसका योगदान है हम उसको भी एक्सपोज करने का काम करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।